बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। क्या होती है भर्ती की प्रक्रिया? ये भर्ती शब्द जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिक्रूटमेंट। अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो इसका अर्थ है कार्मिकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का सिलेक्शन। आप ये वर्ड सुनते हैं ना कि पुलिस भर्ती हो रही है, अब सेना में भर्ती हो रही है, अब प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो रही है। तो हम उस भर्ती की बात कर रहे हैं, अर्थात रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये लोक प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जितनी अच्छी भर्ती की प्रक्रिया और तरीका होगा उतने ही अच्छे अधिकारी, कर्मचारी और कार्मिक हमें मिलेंगे जो कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों के अनुसार सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन अत्यंत कुशलता से कर सकेंगे। सबसे पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि भर्ती दो प्रकार से हो सकती है, सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर पदोन्नति द्वारा भर्ती यानी रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन। यहां पर हम प्रमोशन के बारे में तो बाद में अलग से पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे सीधी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती के बारे में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। और सबसे पहले हमें बिल्कुल ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो योग्यता के आधार पर और निष्पक्ष होनी चाहिए। भर्ती में किसी प्रकार का पक्षपात, भाई भतीजावाद या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तभी योग्य लोगों की लोक सेवा में भर्ती हो पाएगी। लोक प्रशासन में जो कार्मिक होते हैं उन्हें लोक सेवक कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सबको योग्यता के आधार पर भर्ती में बराबर का अवसर दिया जाए, ताकि इतने काबिल हमें कार्मिक मिल सकें जो कि प्रशासन के कार्य को अत्यंत श्रेष्ठता के साथ संचालित कर सकें। अब जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से शुरू होती है? सबसे पहले तो जिस नौकरी के लिए भर्ती की जानी है, जिस काम के लिए भर्ती की जानी है, उसकी प्रकृति को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या योग्यताएं चाहिए, क्या अर्हताएं चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि लोक प्रशासन में भी अलग अलग तरह का प्रशासन होता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की योग्यता रखने वाले कार्मिक चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आईएएस की भर्ती हो रही है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो अलग तरह की होंगी, और अगर आईपीएस की भर्ती हो रही है यानी पुलिस सेवा में भर्ती हो रही है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं। शारीरिक क्षमता की जांच अलग तरीके से हो सकती है कि दौड़ में इतने मीटर दौड़ सके, इतना चौड़ा सीना हो, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह की, किस प्रकृति की जॉब है, उसके लिए क्या क्या जो क्वालिफिकेशंस हैं या योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। इसके बाद फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया जाता है यानी आवेदन पत्र, जिसके माध्यम से कि जो लोक प्रशासन में, लोक सेवा में भर्ती होना चाहते हैं वो आवेदन कर सकें। एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन पत्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा हुआ हो, क्या योग्यताएं चाहिए, और उसमें इस तरह के कॉलम बने हों जिसमें कि जो आवेदन करने वाला है वो अपनी सारी योग्यताओं को लिख सके। उसके बाद जब आवेदन पत्र का एक प्रारूप तैयार हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो जाता है, तो फिर जो अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। उस नौकरी की, उस भर्ती का विज्ञापन दिया जाता है। उस विज्ञापन को देखकर ही लोगों को पता चलता है कि रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है और वो उसके लिए निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो विज्ञापन है ये समाचार पत्रों में हो सकता है, पत्रिकाओं में हो सकता है, रोजगार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जा सकता है, और आजकल तो चूंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो ये ऑनलाइन में जो भी रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी है उसकी वेबसाइट पर
किया जा सकता है। और उसी वेबसाइट पर विज्ञापन के साथ साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म भी उपलब्ध हो सकता है। पहले सारी जो फॉर्म्स भरे जाते थे वो ऑफलाइन भरे जाते थे, लेकिन आजकल वो ऑनलाइन ज़्यादातर भरे जाते हैं। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी भर्ती करने वाली एजेंसी है, जैसे कि लोक सेवाओं की भर्ती भारत में लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी वो सब कुछ उपलब्ध होता है, विज्ञापन भी और एप्लीकेशन फॉर्म भी। उसमें ये निर्धारित लिखा रहता है कि अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि तक जो योग्यता रखते हैं वो निर्धारित आवेदन पत्र भरकर उस भर्ती के लिए आवेदन कर देते हैं। जब अंतिम तिथि निकल जाती है और सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, तो फिर उन एप्लीकेशन फॉर्म्स का स्क्रूटनी होती है, उनकी जांच होती है एप्लीकेशन फॉर्म्स की। देखा जाता है कि कौन से जो फॉर्म ऐसे हैं जिनमें ऐसे लोगों ने भी भर दिए हों जो एलिजिबल ही नहीं है, यानी कि क्वालिफिकेशन ही नहीं रखते, योग्यता अर्हता ही नहीं रखते, तो उन फॉर्म्स को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उन फॉर्म्स में से भी जो लेस डिजायरेबल होते हैं, कम ऐसा लगता है कि वो मापदंडों को पूरा करें, उन फॉर्म्स को अलग कर दिया जाता है और फिर एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से आवेदनकर्ताओं को अगली प्रक्रिया के लिए यानी कि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि भर्ती के लिए कोई ना कोई परीक्षा होती है जिसमें कि उनकी योग्यता को परखा जाता है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जो कि उस भर्ती में शामिल होते हैं। इसके लिए दो प्रकार की परीक्षा हो सकती है, लिखित परीक्षा भी हो सकती है और साक्षात्कार भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिविल सेवा के अंतर्गत, लोक सेवा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे आईएएस की परीक्षा होती है तो उसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, लिखित होती है, जो कि प्री एग्जाम जिसे कहते हैं। फिर मेन एग्जाम होता है, वो भी लिखित होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो इस तरह से जो भी होता है चरण, उनके माध्यम से और अधिक जो अर्हता रखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। कुछ लिखित परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं तो वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो मेंस तक नहीं पहुंच पाते। जो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस यानी मुख्य परीक्षा दोनों पास कर लेते हैं, फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल अंक हैं, उनके आधार पर जो है वो चयन किया जाता है। एक लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट के आधार पर वो लिस्ट होती है। और मेरिट लिस्ट के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उन्हें आवश्यक रूप से सूचित किया जाता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है इस भर्ती प्रक्रिया में, उन्हें सूचित किया भी जा सकता है, लेकिन वो अनिवार्य है। कई बार सूचित नहीं भी किया जाता है और केवल उन्हें ही सूचित किया जाता है जिनका कि उस लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। और उन्हें एक निर्धारित तिथि दी जाती है कि इस तिथि तक वो रिपोर्ट करें, अपने दस्तावेजों की जांच करें, और फिर उनको उस हिसाब से आगे के लिए या तो प्रशिक्षण में भेजा जाएगा और प्रशिक्षण के उपरांत अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो भर्ती में और अपॉइंटमेंट में फर्क है। भर्ती यानी रिक्रूटमेंट होती है कि आपका सिलेक्शन हो गया, लिखित परीक्षा में भी हो गया, इंटरव्यू में भी हो गया, तो यहाँ तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और किसी स्थान पर आपका पद स्थापन किया जाता है, तब फिर वो जो है पद स्थापित होना कहलाता है। वो अब जो है वो नियुक्ति होती है। कई ऐसे भर्ती होती है जहाँ पर कि परीक्षाओं में और इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने के बाद सीधे पद स्थापित कर दिया जाता है। और कहीं कहीं ऐसी भर्ती भी होती है जहाँ पर कि पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और वो प्रशिक्षण का काल जो है वो प्रोबेशन का काल माना जाता है, और उसके उपरांत फिर पदस्थापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जैसे मैंने बताया, आईएएस, आरएएस, इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है, लेकिन लेक्चर में हम ये देखते हैं जो कॉलेज के लेक्चरर्स होते हैं उन्हें परीक्षा और इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने के बाद सीधी सीधी नियुक्ति देते हुए पदस्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य यही रहता है कि अच्छे से अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को, मानव संसाधन को, अच्छे से अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनकर और पदस्थापित किया जाए, ताकि जो लोक प्रशासन
के अंतर्गत लोक सेवक हैं वो अच्छे से सरकार की नीतियों को क्रियान्वित भी कर सकें, सरकार को नई नीतियां बनाने में सहायता भी कर सकें और सरकार की योजनाओं को लागू करके जन कल्याण के कार्य को बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से कर सकें। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, भर्ती की प्रक्रिया जो है, चयन की प्रक्रिया जो है, ये सब इतनी फेयर होनी चाहिए कि योग्य लोगों को ही अवसर मिले और जो लोग अयोग्य हैं वो सिफारिश के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर भर्ती में अपना स्थान न बना पाए, उनका चयन न हो और जो वास्तव में योग्य हैं उन्हीं का भर्ती के माध्यम से चयन होकर पदस्थापन हो, तब ये भर्ती की प्रक्रिया सार्थक हो सकती है। इसके लिए सरकार को बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और भर्ती की नीति बनानी होती है, तभी भर्ती की उपयोगिता होती है। धन्यवाद।